हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। इसे मैं 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज ये जो चैप्टर है ये 25 मार्क्स का है और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा मार्क्स को गेन करने के लिए। ओके, सो 2 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर्स को। फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए पहले देख लेते हैं। मैं आपको एक वीडियो का पैटर्न बता देती हूँ। हम इसको पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, एंड देन बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, ये इजी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया तो सेकंड पार्ट आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देन वीडियो का जो पैटर्न रहेगा तो स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट करूँगी, देन इन बिटवीन ऑफ द वीडियोस मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, एंड लास्ट ऑफ द वीडियो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। सो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर आपने मेरा फर्स्ट बेसिक ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर अच्छे से वॉच किया है तो वहाँ पे भी मैंने इसको डिफाइन किया था, बट मैं एक बार और डिफाइन कर देती हूँ। फॉरवर्ड क्या है? एक डेरिवेटिव है, ठीक है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच होता है? 2 पार्टीज के बीच होता है, ठीक है। और ये जो दोनों पार्टीज हैं ये आपस में एक एग्रीमेंट बनाती हैं। ओके, अब ये एग्रीमेंट किस लीगल होता है और समटाइम्स ये ऑन कॉल हो सकता है और मे बी जस्ट बातों में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज लीगल ही रहेगा। ये दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेंगी और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। अब ये दोनों जो पार्टीज होती हैं तो एक पार्टी होती है आपकी बायर एंड सेकंड पार्टी होती है आपकी सेलर, और ये दोनों पार्टी ही आपस में एक दूसरे के लिए एज अ काउंटर पार्टी बिहेव करती हैं। अब काउंटर पार्टी कौन होती है? तो काउंटर पार्टी फाइनेंशियल मार्केट में हम उन्हें बोलते हैं जो कि टर्म्स एंड कंडीशन जितनी भी हैं वो एज इट इज़ फुलफिल की जाए इसका ध्यान रखती हैं, कहीं पे कोई भी फ्रॉड ना हो इसका ध्यान रखती हैं। बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो 2 पार्टीज हैं, एक बायर है एक सेलर पार्टी है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर पार्टी होती हैं। हम इसकी एक जो क्या बोलना चाहिए टेक्निकल डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। या फिर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा जस्ट लाइक कि एन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन 2 पार्टीज टू बाय और सेल एन असेट ऑन द स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर एट द टर्म्स डिसाइडेड टुडे। तो यहाँ पे आपको फिर 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक राइट आंसर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आया कि कोई 2 पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं आज की डेट में, और उनका जो ट्रांजैक्शन होने वाला रहता है वो फ्यूचर डेट में होने वाला रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो एग्जांपल हम ये लेते हैं कि कोई मिस्टर ए है,
ओके, और एक मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए बायर हैं, इनको राइस परचेस करना है। मिस्टर बी सेलर हैं और इनको राइस जो है वो सेल करना है। ठीक है, इनको बाय करना है। ओके, सो अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि 100 रुपये पर केजी पे जो है मिस्टर ए मिस्टर बी से राइस बाय करेंगे। कब? नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, अब क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ जो राइस का जो प्राइस रहता है वो 20 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे अब ऑलरेडी जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, है ना, आज की डेट में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, तो मिस्टर बी को जो 120 रुपीज़ मिल रहे थे नेक्स्ट मंथ में पर केजी के, वो उनको 100 रुपीज़ में सेल करने पड़े। किसको? मिस्टर ए को। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर ए का 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब जो उनको नेक्स्ट मंथ 120 रुपये में 120 रुपये में राइस मिलने वाले थे, वो उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लिया, तो उनको 20 रुपीज़ कम में मिल गए, 100 रुपये में मिल गए। अब इसका नेक्स्ट केस भी देख लेते हैं। फॉर सपोज अगर नेक्स्ट मंथ राइस का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ से डाउन गिर जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऑलरेडी 100 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था दोनों के बीच में, तो मिस्टर ए को 100 रुपये में ही परचेस करने पड़े और उनको 20 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हो गया। ओके, क्योंकि उन्होंने 100 रुपये पे डिसाइड करा था, बट अभी जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ पर केजी का है, तो मिस्टर ए को लॉस हो गया। बट यहाँ पे फ़ायदा किसको हुआ? मिस्टर बी को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या डिसाइड किया था, 100 रुपीज़ पे सेल करने के लिए किया था, बट उनको मार्केट रेट में वो 80 रुपीज़ में ही मिल रहा है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी के लिए बेनिफिशियल होता है और दूसरी पार्टी के लिए लॉस के लिए होता है। बट समटाइम्स अगर आप प्रिडिक्शन दोनों पार्टी में से किसी भी एक पार्टी का करेक्ट है तो उसको फ़ायदा हो जाता है। सो आपको ये क्लियर हुआ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दो पार्टीज़ के बीच में सेटअप होता है, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए काउंटर पार्टी की तरह बिहेव करती हैं, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फुलफ़िल करना जो है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बायर और सेलर की ही होती है। इफ़ इन केस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आज की डेट में बनाया जा रहा है तो उसको आपको जिस भी डेट तक के लिए आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है उस डेट को आपको फुलफ़िल करना ही पड़ता है, वेदर यू आर इन लॉस और इन प्रॉफिट। और दोनों में से किसी एक पार्टी को प्रॉफिट होगा और किसी एक पार्टी को नुकसान होगा हर एक केस में। ओके, सो दिस इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ये मेनली कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी, इंटरेस्ट रेट मार्केट इनमें यूज़ होता है। जैसे राइस का जो हमने एग्जांपल लिया था तो वो कमोडिटी का था, अगर मैं किसी शेयर का एग्जांपल लेती तो वो इक्विटी का होता। ओके, देन नेक्स्ट इज इसेंशियल फीचर्स क्या हैं। इसेंशियल फीचर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ये हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, समटाइम्स ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, बायलैटरल का मतलब क्या, क्योंकि ये दो पार्टीज़ के बीच में बनता है ना, और दोनों ही पार्टी एक दूसरे के लिए एज अ काउंटर पार्टी बिहेव करती हैं। तो बिकॉज जो काउंटर पार्टीज़ हैं वो दो काउंटर पार्टीज़ हैं, इसलिए इसके लिए बायलैटरल वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, और आपको एक आंसर रहेगा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखना है। ठीक है, सो और then all terms of the contract like price, quantity, quality, underline, delivery,
Terms like place, settlement, procedure, etc. are fixed on the date of entering into the contract. मतलब जिस दिन भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिस दिन भी आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे, तो उसी दिन आपको ये सारी टर्म्स जो हैं आपको डिसाइड कर लेनी होगी। कोई भी पर्टिकुलर जो भी आप इक्विटी या फिर कमोडिटी या फिर इंटरेस्ट रेट जो जिस पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट सेटअप कर रहे हैं, तो उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, प्लस आप डिलीवरी किस डेट को देने वाले हैं, किस जगह पे देने वाले हैं, तो ये जो सारी प्रोसीजर्स हैं वो आपको जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करते हैं उसी दिन आपको बनानी होगी। देन सेकंड, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो बायलैटरल ओवर द काउंटर भी बोला जाता है। ओवर द काउंटर यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ किया? ओवर द कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि जो भी होता है वो आज की डेट में, टुडे, ठीक है, आज की डेट में वो हम कॉन्ट्रैक्ट सेटअप करते हैं। बायर सेलर के साथ करता है, सेलर बायर के साथ करता है, तो इसलिए ओवर द काउंटर मतलब एक टेबल पे बैठ के और आपस में दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट सेट कर लिया, तो इसलिए ओवर द काउंटर बोला जाता है। और बायलैटरल का मीनिंग मैंने आपको बताया, तो ये भी आप नोट करके रखिए कि फॉरवर्ड आर बायलैटरल ओवर द काउंटर, OTC में भी समटाइम्स आपको पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ आएगा ओवर द काउंटर, में भी आपको OTC लिखा हुआ आएगा, और मे भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि OTC का फुल फॉर्म क्या है, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा जो रहेगा ओवर द काउंटर। वहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो सिमिलर होते हैं, लाइक ओवर द काउंटर, आउट द काउंटर, तो आपको वो ओवर द काउंटर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक से कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड थिंग कि जो भी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट, ये सब आपको कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन सेटअप होता है उसी सेम डेट पे आपको डिफाइन करनी होगी। देन फॉरवर्ड जो है वो बायलैटरल ओवर द काउंटर होते हैं, है ना, क्योंकि मैंने बताया सेम डेट में हो जाता है, और प्लस जो 2 पार्टीज रहती हैं वो दोनों ही एक दूसरे के लिए एज अ काउंटर पार्टी बिहेव करती है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा लिमिटेशंस हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या लिमिटेशंस रहीं जिससे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे 2 लिमिटेशंस हैं, एक लिक्विडिटी और एक काउंटर पार्टी। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या होती है, सो इसको आप ध्यान से समझना बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन आता है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब आप क्या समझ सकते हैं? अगर हम फाइनेंस के वर्ड में बोलें, फाइनेंस की टर्म में बोलें, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम्स मतलब क्या? नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, जो नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है इनका जो कैलकुलेशन या जो बायर एंड सेलर मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बाय करने के लिए और सेल करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी डिसाइड कर। अगर ज़्यादा मैक्सिमम बायर सेलर आ रहे हैं तो हाई लिक्विडिटी है, कम बायर सेलर आ रहे हैं तो लो लिक्विडिटी है। ठीक है, तो लिक्विडिटी रिस्क कैसे जनरेट होती थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में? बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं और जिस प्राइस पे या जिस क्वालिटी और क्वांटिटी पे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर, अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपको बायर मिल जाए, या आप बाय करना चाह रहे हैं तो आपको सेलर मिल जाए। तो ये जो रिस्क है तो ये लिक्विडिटी रिस्क कहलाती है। फॉर सपोज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले बनाया था, है ना, 1 मंथ आपने बिफोर एक कॉन्ट्रैक्ट सेट किया था। ठीक है, आपने 100 रुपीज़ में यहाँ पर कोई शेयर परचेस कर लिया। ठीक है, और अब आपको ऐसा लगा, आपने 1 मंथ पहले वो 100 रुपये में वो शेयर इसलिए ख़रीदा था क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट मंथ तक जो है इसका प्राइस अराउंड 150 तक मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं 150 पे इसको सेल कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे एज अ सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, उसके लिए आपको बायर चाहिए,
है ना। बायर को आपको क्या बोलना है कि मुझे 150 रुपीज़ पे ये मैं जो सिक्योरिटीज़ मेरे पास है ये सेल करना चाहता हूँ। बट यहाँ पे कोई भी, आपने बहुत सारे लोगों से पूछा पर कोई भी यहाँ पे 150 रुपीज़ पे उस सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे आपने रेट और कम कर दिया, 120 रुपीज़ का कर दिया, फिर भी आपको कोई बायर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे और आपने रेट कम कर दिया कि ठीक है अभी मेरा जिस कॉस्ट से मैंने ख़रीदा था उसी कॉस्ट से मैं बेच देता हूँ, तो भी आपको यहाँ पे कोई बायर मिल नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसको लिक्विडिटी रिस्क बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूट या वो एंटिटी जो भी रिस्क है रिलेटेड टू बाइंग और सेलिंग इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो उसका ध्यान रखती हैं कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सब कुछ फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो काउंटर पार्टी रिस्क कैसे आती है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए है ना, ये बायर हैं, ओके, और मिस्टर बी जो हैं वो सेलर थे। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, मिस्टर बी जो थे वो सेलर थे, है ना। इन लोगों ने डिसाइड किया था 100 रुपये पर केजी का प्राइस राइस का, करेक्ट है। और नेक्स्ट मंथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो क्लोज होने वाला था, है ना। अब जो राइस का प्राइस नेक्स्ट मंथ कितना हो गया, 120 रुपीज़ का हो गया, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो मिस्टर बी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करें, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कोई भी अदर कोई लीगल काउंटर पार्टी नहीं है ना। यहाँ पे ए जो है वो बी के लिए एज अ काउंटर पार्टी बिहेव कर रहा है और बी जो है वो ए के लिए काउंटर पार्टी बिहेव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये काउंटर पार्टी की रिस्क जो है वो बढ़ जाती है इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो दो मेन बड़ी लिमिटेशंस थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसको एडवांस करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए, इसकी लिमिटेशंस को हाइड करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट में लाया गया। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बट मैं एक और बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज to buy or sell a fixed amount of commodity or financial asset। ठीक है, fixed amount of commodity or financial asset on the future date at the agreed price। ठीक है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। ओके, फॉर सपोज आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया कि एग्रीमेंट सेट हो गया बायर और सेलर में कि 1 मंथ के बाद में या 2 मंथ के बाद में हम इस प्राइस पे सेटलमेंट कर लेंगे। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि जो 2 पार्टीज होती हैं, है ना, बायर और सेलर, तो यही दोनों एक दूसरे के लिए एज अ काउंटर पार्टी बिहेव करती हैं, राइट। बट इन फ्यूचर जो काउंटर पार्टी है ना, जो रिस्क और फ्रॉडेंट को होने से रोकती है, तो वो काउंटर पार्टी कौन होता है, कोई ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज होता है। मतलब आप किसी एक्सचेंज के थ्रू बाइंग या सेलिंग करने वाले हैं। अब हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एक NSE एक्सचेंज है, एक BSE एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम जो भी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो इन दोनों एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, और अगर कमोडिटी में ट्रेड करना है तो उसके लिए MCX है। सो ये वाला जो है ये कमोडिटी का है, ठीक है। बट
ये जो दोनों है, अगर आपको सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना है, मतलब आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, या फिर आपको बॉन्ड्स में ट्रेड करना है, या फिर आपको इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, या फिर आपको करेंसी में ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको NSE BSE के थ्रू ही करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये कैश मार्केट से क्यों अलग है। अगर हमको सिक्योरिटीज़ ही परचेस करनी है तो हम कैश मार्केट में भी तो परचेस कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो एक छोटा सा डिफरेंस है। एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट में बाइंग या सेलिंग करने के लिए लॉन्च नहीं किया गया, इवन डेरिवेटिव्स को भी बाइंग या सेलिंग लॉन्च करने के लिए नहीं किया गया। जो रिस्क, जो वॉलेटिलिटी के कारण जो रिस्क जनरेट हो रही थी, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है सिक्योरिटीज़ का अप एंड डाउन, उसके कारण जो रिस्क जनरेट हो रही थी, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया गया कि आज अगर हमको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक जो है पर्टिकुलर स्टॉक डाउन साइड आ जाएगा, तो हम आज की डेट में उसको सेल कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ में हम उसको फिर से रिटर्न बाय कर लेंगे, करेक्ट। तो इसलिए डेरिवेटिव्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्टीज के बीच में ही बनता है, ठीक है। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे बायर सेलर को नहीं ढूंढता, ना ही सेलर बायर को ढूंढता है। यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, और एक्सचेंज के थ्रू आप बाइंग या सेलिंग करते हैं। अब इस बाइंग और सेलिंग का मतलब क्या होता है ना। जैसे कि आज कैश में, मतलब जो स्टॉक है उसका प्राइस चल रहा है, थोड़ा सा मैं इजी नंबर लेती हूँ, 100 रुपीज़, ठीक है। और आपको फ्यूचर में लगता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ ये जो है, ये 100 रुपये का जो प्राइस है ये 150 के लेवल्स पे आ जाएगा, और आप ये शेयर बेचना नहीं चाहते क्योंकि इसमें रिस्क भी है कि अगर फॉर सपोज 150 मतलब ये अगर 150 के भी ऊपर निकल गया तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये जो मोमेंट आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, आप उसको फ्यूचर में उसका बेनिफिट उठाना चाहते हो। तो आप फ्यूचर में क्या एग्रीमेंट करते हो कि एट द एंड ऑफ द मंथ मैं 150 रुपीज़ पे ये शेयर को जो है बेच दूंगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, एट प्रेजेंट प्राइस पे 100 रुपीज़ पे आपको बाय करना पड़ेगा। कहाँ पर, फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस जो रहता है वो अंडरलाइंग से ही डिराइव्ड होता है, राइट। तो अभी दोनों का, फ्यूचर और कैश का जो प्राइस चल रहा होगा वो ऑल्दो सिमिलर ही चल रहा होगा। तो आप क्या करते हो, फ्यूचर में 100 रुपये पे अभी बाय कर लेते हो, एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी और एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है जिस डेट के दिन, उस दिन आप क्या करोगे, आपको 150 का प्राइस एक्सपेक्टेड है तो आप उस दिन इसको सेल करने के लिए ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके लिए आपको कोई बायर सेलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं स्क्रिप्ट्स फ्यूचर्स में, तो उन स्क्रिप्ट्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको जो फ्यूचर का प्राइस है वो कहाँ से डिफाइन होता है, अंडरलाइंग से, मतलब जो कैश में जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस चल रहा है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है, तो उससे उसका प्राइस डिफाइन होता है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। देन फीचर्स ऑफ फ्यूचर, इसके फीचर्स क्या हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है टू पार्टीज के बीच में वो एक्सचेंज के थ्रू बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, जैसे हमने फॉरवर्ड में देखा था कि मिस्टर बी जो थे वो मुकर गए थे अपना 100 रुपये पे राइस बेचने के लिए क्योंकि उनको 120 का प्राइस मिल रहा था। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे मीडिएटर एक्सचेंज है। अगर आपने 120 रुपीज़ से सेल किया, मतलब
सेल करने के लिए आपने बिट रखा है तो आपको 120 पे ही सेल करना पड़ेगा, चाहे मार्केट में प्राइस 150 रुपीज़ का ही क्यों ना मिले। तो यहाँ पे जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देन सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ एक्सचेंज, मतलब सभी लोगों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में आप एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी रिस्क भी जो है यहाँ पे कम हो जाती है। मतलब अगर एक ही प्लेटफॉर्म है तो जितने भी लोग हैं वो एक ही जगह पे आएंगे, आपको बायर और सेलर ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र से एमपी में व्यक्ति बायर सेलर ढूंढने जा रहा है, नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म है तो महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, दिल्ली, हर जगह का व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट जो है या अपना सिक्योरिटीज़ जो है वो बेचने के लिए या खरीदने के लिए आएगा। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ठीक है, जो प्राइस डिस्कवरी हो रहती है वो फ्री इंटरेक्शन ऑफ बायर सेलर रहती है। मतलब जो भी बायर और सेलर के बीच में जो प्राइस डिसाइड हो रहा है वो इंटरेक्शन फ्री है। मतलब आपको बायर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना बायर को सेलर से मिलने की ज़रूरत है। फिर जो मार्जिन रहता है, मार्जिन अमाउंट, वो पेएबल रहता है बाय बोथ द पार्टीज। अब ये मार्जिन क्या होता है ये मैं आपको जब हम फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको इसको डिस्कस करूंगी। बट एक्सचेंज क्या करता है, दोनों ही पार्टीज से कुछ टोकन मनी लेता है, जिससे कि दोनों पार्टीज अपना जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बाइंग और सेलिंग की है, तो उससे मुकरे नहीं, उनको वो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो एक सिक्योरिटी मनी लेता है, मार्जिन अमाउंट। ठीक है, देन क्वालिटी डिसाइडेड टुडे, मतलब कि जो भी क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहेगी, यही लाइक नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, या फिर अगर आप कमोडिटी पे कर रहे हैं तो आपको कितना अमाउंट का प्रोवाइड करना है, तो वो सब उसी दिन स्टैंडर्डाइज रहती है। स्टैंडर्डाइज का मीनिंग ये रहता है कि एक्सचेंज ही डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ठीक है, तो गोल्ड का जो लॉट साइज है वो 100 का है, और सॉरी 10 ग्राम का है ना। मतलब मिनिमम आपको 10 ग्राम परचेस करना ही पड़ेगा मिनी का। और अगर आप मेगा खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 1 kg गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। तो ये जो होता है ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। मुझे ये कमोडिटी का इतना नहीं है लॉट साइज का, बट हाँ फिर भी इतना ही कि लाइक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि कितना क्वांटिटी में आपको खरीदना है। फॉर सपोज अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी इंडेक्स जो है उसका 75 का लॉट साइज है। ओके, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर का लॉट साइज है वो 505 का है। मतलब आपको मिनिमम इतने क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग करनी ही पड़ेगी, है ना। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड यूज़ किया गया है कि ऑलरेडी डिसाइडेड होती है और सबके लिए सेम होती है, सबके लिए अलग अलग नहीं होती। ठीक है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों स्टैंडर्डाइज होती हैं। आपको जो एक्सचेंज ने डिसाइड करा है तो उसी क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको बाइंग या सेलिंग करनी पड़ेगी हर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप हर एक समझ के लीजिए अच्छे से, बिकॉज अगर ये आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको इजी होगा बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए, है ना। मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। फर्स्ट लेते हैं हम स्पॉट प्राइस। ठीक है, सो स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है, हमने बार बार हम अंडरलाइन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट। और ये अंडरलाइन क्या होती है, जो हम शेयर्स परचेस करते हैं, है ना, उन्हीं शेयर्स को हम अंडरलाइन भी यूज़ करते हैं इन केस ऑफ फ्यूचर। अगर ये जो शेयर है ये इक्विटी मार्केट में भी लिस्टेड है ना, और ये फ्यूचर में भी लिस्टेड है। ठीक है, तो ये जो इक्विटी है पर्टिकुलर शेयर की, फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं SBI का। ठीक है, तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी इक्विटी भी है और वो फ्यूचर में भी लिस्टेड है। तो ये जो
SBI है, इसका जो इक्विटी में प्राइस चल रहा होगा इसको हम स्पॉट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। और यहीं पे ये सेकंड टर्म भी समझ लीजिए आप। और जो फ्यूचर में प्राइस चल रहा होगा तो ये तो क्लियर है कि उसको हम फ्यूचर प्राइस बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स इसको कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन जो आएंगे तो स्पॉट प्राइस की जगह अंडरलाइन प्राइस भी यहाँ पे मे बी वो बोल सकते हैं इसको कंफ्यूज करने के लिए। बट अंडरलाइन प्राइस और स्पॉट प्राइस मीनिंग सिमिलर ही है, ठीक है। जो इक्विटी में जो शेयर का प्राइस चल रहा होगा उसको स्पॉट प्राइस या अंडरलाइन प्राइस बोलेंगे, और फ्यूचर में जो भी सिक्योरिटीज का प्राइस चल रहा होगा उसको फ्यूचर प्राइस बोलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट टर्म आती है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल अच्छे से समझिएगा आप, है ना। अभी अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं NSE एक्सचेंज की बात करती हूँ, बिकॉज सिर्फ NSE एक्सचेंज पर ही फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ओके, सो BSE पे भी होती है, बट BSE ने अभी आई थिंक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करा है, तो मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर में वो NSE एक्सचेंज पे ही होती है। सो हम कॉन्ट्रैक्ट साइकिल की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है? आप बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, मतलब कोई एक डेट होती है जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाता है ना, ख़त्म हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स होते हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है वो 1 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होती है, ठीक है। और 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं, 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट की 1 मंथ की साइकिल रहती है, ईच कॉन्ट्रैक्ट की 1 मंथ की साइकिल रहती है, ठीक है। और 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं। अब ये 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन कैसे रहेंगे? जैसे अभी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, अगस्त के बाद में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ठीक है। जैसे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो यहाँ से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट न्यू स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उस दिन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेम डे जिस दिन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। ओके, एंड जिस दिन अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा तो उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। 1 टाइम में 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं, आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट में से किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप अगस्त मंथ चल रहा है, आप सितंबर में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप अक्टूबर में भी कर सकते हैं। अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है करंट तो आप अक्टूबर नवंबर में ट्रेड कर सकते हैं। तो 3 मंथ्स जो है 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, मैं यहाँ पे ये 3 मंथ्स रहने देती हूँ, है ना। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्सपायरेशन डे। एक्सपायरेशन डे का मतलब क्या? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट की डेट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। लास्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो आप इसको। लास्ट डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस दिन आपको फाइनली, अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देना होगा, या सेल कर रखा है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बाय करना पड़ेगा। तो ये होता है लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 3 मंथ्स के लिए ओपन रहता है। तो ये लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जो भी लास्ट थर्सडे रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, लास्ट थर्सडे जो रहेगा मंथ का, तो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर होगा। आप चाहें तो कैलेंडर चेक कीजिए, अभी जो अगस्त मंथ की एक्सपायरी आएगी अगस्त 2020 की, वो 27 अगस्त को एक्सपायरी है, ठीक है। मतलब अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है 2020 का वो 27, आज 7 अगस्त है, तो 27 अगस्त 2020 को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी फ्यूचर बायर्स हैं, है ना, जिन्होंने फ्यूचर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय किया हुआ था,
है ना, तो उनको एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन और बिफोर। एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले कभी भी उनको ये अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना पड़ेगा। आइदर ही और शी इज इन लॉस और इन प्रॉफिट, वो चाहे प्रॉफिट में रहें चाहे लॉस में रहें, उनको वो सेल करना पड़ेगा। अब फॉर सपोज अगस्त कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी और लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी है, बट पर्सन ने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में परचेस किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उसको अगस्त की लास्ट थर्सडे को नहीं सेल करना है, उसको सितंबर के लास्ट थर्सडे को सेल करना है। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आपने पोजीशन बनाई है उसके लास्ट थर्सडे को आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनली बाय किया है तो सेल कर देना पड़ेगा और सेल किया है तो बाय करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है टिक साइज। टिक साइज क्या होता है, जो बायर और सेलर बिड्स रहती हैं, फॉर सपोज SBI है, ठीक है, तो 190 पे बायर है और 190.05 पे सेलर है। यहाँ पे हम 189.95 ले लेते हैं, 189.90 ले लेते हैं और यहाँ पे 190.10 ले लेते हैं, 190.15 ले लेते हैं। ओके, सो ये टिक साइज क्या होता है, जैसे बायर और सेलर जो बिट आपको दिख रही है कि कोई बायर है वो 100 क्वांटिटी 190 पे लेना चाहता है, कोई बायर है जो 100 क्वांटिटी 189.95 पे लेना चाहता है, और कोई सेलर है जो 190.05 पे लेना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है, कोई और है अदर सेलर जो 190.10 पे करना चाह रहा है, और कोई और अदर है जो 190.15 पे सेल करना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो हर एक बीट के बीच में जो डिफरेंस है, जो पॉइंट डिफरेंस है, वो 0.05 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो ये जो 0.05 का आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसी को टिक साइज बोलते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर कोई भी बिट यहाँ पे होती है तो जो शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होगा, SBI का जो प्राइस फ्लक्चुएट होगा, फॉर सपोज अभी 190 पे ऑर्डर हुआ है तो 190, फिर नेक्स्ट सेकेंड में अगर 190.05 पे ऑर्डर हुआ है तो 190.05, यहाँ पे 190.10, ऐसा ये जो टिक साइज है ये 5-5 पैसे से अप या डाउन होता है। 5 पैसे कम से नहीं होता, ठीक है, या तो फिर मल्टीपल ऑफ 5 पैसे में होता है, जैसे 190 पे हो गया, फिर हो सकता है कि ये गैप में टिक हो 190.10, है ना। तो ये जो है इसको टिक साइज बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब आपको जो शेयर का जो मूवमेंट दिख रहा है वो कितने पॉइंट से फ्लक्चुएट हो रहा है, उसी को टिक साइज बोलते हैं। तो नॉर्मली एक्सचेंज पे 5 पैसे का टिक साइज रहता है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप नोट करके रखिए कि टिक साइज जो रहता है वो मेनली 5 पैसे का रहता है, 0.5 का रहता है। ओके, ओके, सो इसी से मिलता जुलता एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी अगर आप यहाँ पे समझ लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है, बिड और आस्क, है ना। तो जो
आस्क प्राइस होती है, ठीक है। तो आस्क प्राइस पे क्या होता है, बायर्स होते हैं, यहाँ पे बायर्स होते हैं फॉर सपोज 100, 110 और 115, मतलब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं बाय करने के लिए, ठीक है। और जो बिड प्राइस रहती है, तो बिड प्राइस पे सेलर्स रहते हैं 105, 100 यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, ये नीचे जाएगा 99.95, 99.90 है ना, लोअर रेंज पे रहेगा, और यहाँ पे ये हायर रेंज पे आएगा 100.15, ठीक है। सो ये जो आस्क प्राइस है, तो ये यहाँ पे बायर्स हैं जो बाय करना चाहते हैं सिक्योरिटीज। तो ऑलवेज जो बायर रहता है उसकी क्या टेंडेंसी रहती है कि उसको लो प्राइस पे बाय करना है, राइट। और जो सेलर रहता है उसकी क्या टेंडेंसी रहती है कि उसको हाई प्राइस पे सेल करना है, बिकॉज तभी वो लोग प्रॉफिट में आएंगे ना। तो यहाँ पे बिड और आस्क का अगर आपसे कोई पूछता है, तो ये जो बिड रहती है ये सेलर बिड्स रहती हैं, और जो आस्क रहती हैं वो बाय बिड्स रहती हैं, ठीक है। बट अगर हम आस्क प्राइस की बात करें तो ये क्या होती है, बेस्ट सेलर प्राइस, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैंने तो बाय बोला था तो फिर सेल क्यों, मैं ऐसा बोल रही हूँ बेस्ट सेलर प्राइस, क्योंकि अगर सेलर को डायरेक्टली मार्केट रेट से सेल करना है तो उसको इस प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बेस्ट सेलर प्राइस बोला जाता है। और जो ये वाला प्राइस है इसको बेस्ट बायर प्राइस बोला जाता है, मतलब कि अगर बायर को मार्केट रेट से बाय करना है तो उसको इस प्राइस पे बाय करना पड़ेगा, ओके। तो आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि आस्क प्राइस दैट मीन्स बेस्ट सेलर प्राइस, और बिड प्राइस मतलब बेस्ट बायर प्राइस। मुझे जस्ट ध्यान आया बिकॉज मैंने जब एग्ज़ाम दी थी तो ये क्वेश्चन आया था, आस्क एंड बिड, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि आस्क बायर्स के लिए होता है और बिड सेलर के लिए होता है, तो आई विल टिक द बेस्ट बाइंग प्राइस, बट इट्स रॉन्ग, वो बेस्ट सेलर प्राइस था। सो आप ध्यान रखिएगा बिड एंड आस्क, ओके। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज, ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट साइज और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इसको एक और वर्ड बोला जाता है लॉट साइज, ठीक है। लॉट साइज क्या होता है कि जो एक्सचेंज है, तो जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म होता है तो एक्सचेंज पहले से ही यहाँ पे प्री डिफाइन कर देता है। क्या प्री डिफाइन कर देता है, क्वांटिटी को प्री डिफाइन कर देता है कि आपको मिनिमम इतना क्वांटिटी तो परचेस करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री है ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज ने इसकी क्वांटिटी प्री डिफाइन कर रखी है। ये रिलायंस का लॉट साइज है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को मिनिमम क्वांटिटी परचेस करनी है तो उसको 505 क्वांटिटी परचेस करनी ही पड़ेगी, और अगर वो 505 क्वांटिटी से ज़्यादा परचेस करना चाहता है तो उसको मल्टीपल ऑफ 505 पे परचेस करना पड़ेगा। मतलब एक लॉट अगर उसने परचेस किया तो उसको 505 मिलेगी क्वांटिटी, ठीक है। अगर वो 505 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करना चाहता है तो ऐसा नहीं होगा कि वो 510 क्वांटिटी परचेस कर ले, नहीं, उसको 505 इंटू 2 इस तरीके से परचेस करना पड़ेगा। अगर उसको और ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करनी है तो 505 इंटू 3, तो इस तरीके से 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 10 लॉट, वो कितने भी लॉट परचेस कर सकता है, बट उसको मल्टीपल ऑफ 505 का ही परचेस करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट साइज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, या फिर लॉट साइज भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा बेसिस। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस है, बेसिस जो है वो स्पॉट प्राइस मैंने आपको समझाया था, द टॉप वन माइनस फ्यूचर प्राइस, ठीक है। जो
अंडरलाइन है, ठीक है, अंडरलाइन है, अंडरलाइन की जो प्राइस रहेगी वो माइनस फ्यूचर प्राइस। सपोज SBI का जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ तो जो इक्विटी का जो प्राइस चल रहा था वो 190 रुपीज़ चल रहा था, और जो फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा था वो 191 चल रहा था। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि लाइक यहाँ पे बाइंग है, मतलब कि लोगों को लग रहा है कि ये कंटिन्यू जो रेट है इसका बढ़ेगा, तो इसलिए ये जो डिफरेंस है ये प्लस में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जब हम स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस करेंगे तो बेसिस माइनस में रहेगा, मतलब ये जो डिफरेंस है अगर फ्यूचर प्राइस इक्विटी प्राइस से ज़्यादा रहेगा तो माइनस डिफरेंस आएगा, अगर फ्यूचर प्राइस इक्विटी प्राइस से कम रहेगा तो प्लस का डिफरेंस आएगा। फॉर सपोज 190 इसका चल रहा है और ये 189 चल रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये प्लस का डिफरेंस आएगा, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस, और यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आएगा -1 का, है ना, 190 माइनस 191, तो इसी को बेसिस बोलते हैं। और ये जो बेसिस रहता है ये एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी रहती है उस दिन ये ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सेटलमेंट होता है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो सेटलमेंट होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो फ्यूचर और स्पॉट प्राइस को सेम कर देगा। मतलब सेटलमेंट जो होता है वो स्पॉट पे जो प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे सेटलमेंट करना पड़ता है आपको। तो बेसिस रहता है मेन यही क्वेश्चन आता है कि जो बेसिस रहता है वो एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाता है, तो योर आंसर इज 0। और ट्रू फॉल्स में आ सकता है यहाँ पे कि बेसिस इज 0 ऑन एक्सपायरी, ट्रू और फॉल्स। तो ये आप ध्यान रखना कि बेसिस स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस, आप चाहो तो नोट करके रख लो, और एक्सपायरी वाले दिन ये 0 हो जाता है। वाई? बिकॉज जो सेटलमेंट होता है वो स्पॉट प्राइस पे होता है ना, फ्यूचर प्राइस पे नहीं होता। मतलब फ्यूचर का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक स्पॉट के इक्विवेलेंट हो जाता है। देन मार्जिन अकाउंट। मार्जिन अकाउंट क्या होता है? जो ब्रोकर के पास हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना, मतलब कुछ अमाउंट हमको इसमें सेव करना पड़ता है ना, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो इसको मार्जिन अकाउंट बोलते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। और सेकंड, यहाँ से ये सेकंड जो है इनिशियल मार्जिन, ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन का मीनिंग क्या होता है? इस पे भी एक क्वेश्चन आता है। इनिशियल मार्जिन का मतलब क्या होता है? अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड करना है, आइदर आप बायर हो या फिर सेलर हो, आप कोई भी रहने दो, आपको एक टोकन मनी जो है वो एक्सचेंज को देना पड़ेगा, है ना। ये टोकन मनी आपको एक्सचेंज को देना पड़ेगा। और ये कितना होता है? पहले ये 10% था, बट अब सेबी ने 1 अगस्त 2020 से कुछ रूल्स में चेंजेस लाया है, जो कि आई थिंक फ्यूचर में 1 दिसंबर 2020 से एप्लीकेबल होंगे। तो उन्होंने क्या बोला है कि अब जो रहेगा, अब वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग मार्जिन कट होगा। मतलब जितना ज़्यादा स्टॉक वॉलेटाइल होगा, जितना ज़्यादा ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगा, उतना ज़्यादा आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। एंड दिस मार्जिन वेरीज टू 20% टू 50%। ये कहीं पे भी वेरी कर सकती, और मे बी मोर देन 50% उन्होंने यहाँ पे दोनों दिए हैं, ठीक है। तो अब पहले अभी तक तो 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 20%, 30%, इट्स ऑल्सो वेरी फ्रॉम 10 to 30, वो वॉलेटिलिटी पे ही डिपेंड था। बट अब उन्होंने कम्प्लीटली इसको वार प्लस ELM, अब आपके लिए होमवर्क है कि ELM क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, बट चलिए आप कहाँ होमवर्क करेंगे। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोला जाता है इसे, ठीक है। तो अब आपको पहले सिर्फ वार मार्जिन 99% वार मार्जिन पे ही डिपेंड था, बट अब आपको
एक्सट्रीम लॉस मार्जिन मतलब आपको मैक्सिमम उस दिन में कितना लॉस हो सकता है वो, प्लस वार वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क, ये दोनों मार्जिन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किससे? एक्सचेंज को। ठीक है, एक्सचेंज को आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो देन ओनली आप फ्यूचर में पोजीशन बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ मार्जिन अकाउंट और इनिशियल मार्जिन का मीनिंग क्या होता है। ओके, देन थर्ड है हमारा मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट को M2M भी बोला जाता है, तो आपको मे बी क्वेश्चंस में कहीं पे तो फुल लिखा हुआ आएगा मार्क टू मार्केट और कहीं पे आएगा M2M। ठीक है, सो हम इसको दोनों ही उससे सीखते हैं कि ये क्या होता है मार्क टू मार्केट। ओके, सो है ना MTM, या कहीं कहीं पे आपको M2M भी बोला जाता है, या कहीं कहीं पे ये मार्क टू मार्केट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको तीनों तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है। तो मार्क टू मार्केट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने फ्यूचर खरीदा है कोई भी ABC लिमिटेड का, ठीक है, और ये फ्यूचर आपने 100 रुपीज़ में बाय किया है। ठीक है, आपने ये 1 अगस्त 2020 को बाय किया है। ठीक है, अब ये जो जब 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ तब इसका 100 रुपये चल रहा था और आपने इसको बाय कर लिया है ना, यहाँ पे आपने इसको बाइंग किया है। ठीक है, और ये क्लोजिंग के टाइम पे आपको पोजीशन आपने होल्ड की है। अब ये क्लोजिंग के टाइम पे क्या होता है, 99 रुपीज़ पे क्लोज होता है। ठीक है, 99 रुपीज़ पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब आपने 100 में परचेज किया था और आपने कुछ 1000 का लॉट था ये, तो 1000 क्वांटिटी आपने खरीदी थी और ये 99 पे बंद हुई। मतलब कि अगर हम 100 में से 99 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1000 रुपीज़। तो ये जो 1000 रुपीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट। और ये अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। क्यों माइनस में हो रहा है, क्योंकि बाइंग प्राइस आपका ज़्यादा का था और क्लोजिंग इसका लोअर रेट पे हुआ है ना। अगर आप इसका सम करें तो जो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है क्लोजिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, और सेलिंग में डिफरेंट रहेगा, सेलिंग में अपोजिट रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस। बट इससे बेटर है कि आप ऐसे समझिए कि आपने खरीदा 100 रुपये से था और आपके रेट से नीचे की तरफ क्लोज हुआ। मतलब आपकी जो कंडीशन थी स्टॉक को बाय करने की, आपने किस कंडीशन पे बाय किया था कि ये ऊपर जाना चाहिए, प्लस होना चाहिए, 100 से 101 102 की तरफ जाना चाहिए। बट ये क्लोजिंग कहाँ दिया, 99 पे क्लोज दिया, मतलब आपकी कंडीशन से अपोजिट में क्लोज दिया। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या हुआ, -1000 रुपीज़, मतलब आपकी पोजीशन 1000 माइनस पॉइंट में माइनस रुपीज़ में बंद हुई है। तो ये जो मार्क टू मार्केट होता है ये आपको पे करना पड़ता है, ये आपको देना पड़ता है एक्सचेंज को एट द क्लोजिंग ऑफ द डे। तो ये कैसे जाता है, मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में आप कुछ मनी आपको सेव करना पड़ता है, आपको कुछ फंड वहाँ पे अवेलेबल करना पड़ता है, तो ये उधर से मार्क टू मार्केट माइनस हो जाता है। अभी ये तो एक बाइंग का केस हो गया। अब फॉर सपोज यहीं पे अगर आपने 100 रुपये पे सेल किया होता और 99 रुपीज़ पे ये क्लोज होता, मतलब आपने ऊपर से सेल किया है। ओके, ये भी एक हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, एक ट्रेड कैसे सेटअप होता है पहले इसको समझिए, है ना। आपने बाय किया है ना, जब आप इसको सेल कर देंगे तो ये आपका एक ट्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे बाय कंडीशन क्या होती है, लोअर प्राइस पे आपको बाय करना होता है, राइट, और हायर प्राइस पे आपको सेल करना होता है, तभी आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है। करेक्ट है, आप तो ही प्रॉफिट कमा पाते हैं।
अब आपने पहले बाय किया था और फिर सेल करा। अगर मैं इस कंडीशन को अब पहले कर दूं कि पहले आपने सेल किया है और आपने बाय कर लिया लोअर प्राइस पे, हायर प्राइस पे सेल किया और लोअर प्राइस पे आपने बाय कर लिया, तो भी तो आप प्रॉफिट में हो। करेक्ट? कैसे? शेयर चल रहा था 100 रुपी, आपने बाय किया, 102 गया, 104 गया, 105 गया, आपने सेल कर दिया, राइट? अब अगर ये 105 पे से अगर आपने पहले सेल किया हो, तो फॉर सपोज शेयर प्राइस चल रहा था 105 रुपीज़ का और आपने इसको वहाँ से सेल कर दिया और स्टॉक जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो गया, 104, 102, 100, और यहाँ पे जैसे 100 पे आया आपने बाय कर लिया, तो ये क्या हो गया, 105 हायर प्राइस पे आपने सेल किया था और लोअर प्राइस पे आपने बाय कर लिया। आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस बाय, यही होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। हमने आई थिंक 8th या 10th में पढ़ा था, एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस था हमारा 105 रुपीज़ का और हमने 100 पे उसको फिर से बाय किया, तो यहाँ पे हमको +5 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो ये जो होता है ये फर्स्ट सेल देन बाय कंडीशन है। और आप ये भी कंडीशन ले सकते हैं, फर्स्ट बाय देन सेल। तो यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेड सेटअप कर सकते हैं, एक तो आप पहले सेल कर सकते हैं या फिर आप पहले बाय भी कर सकते हैं। बट आपका जो ट्रेड कंप्लीट एक ट्रेड बनेगा, आपका प्रॉफिट बुकिंग कब होगा? अगर आपने सेल किया है तो आपको फिर से बाय करना पड़ेगा, या आपने बाय कर रखी है पोजीशन तो आपको फिर से उसे सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एक पूरा कंप्लीट ट्रेड सेटअप होगा। तो फ्यूचर के केस में वही होता है। फॉर सपोज अगर आपने हायर प्राइस पे इसको सेल किया है और वो लोअर पोजीशन पे क्लोज होता है, तो आपका मार्क टू मार्केट जो आपका टोकन मनी आपने दिया है तो उसमें कुछ मनी ऐड हो जाएगा। और अगर वो अप साइड में क्लोज देता है, फॉर सपोज आपने 505 पे इसको सेल किया था और ये क्लोज होता है 108 पे, है ना, यहाँ पे ये क्लोजिंग देता है, तो इस केस में क्या हुआ, आपने 105 पे इसको सेल किया था बट ये तो अपोजिट चला गया, हमको तो नीचे चाहिए था, लोअर प्राइस चाहिए था हमको हमारे प्राइस से, ये अपोजिट चला गया। तो ये आपकी जो है ये लॉस की कंडीशन बन गई, क्योंकि अब हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो एसपी माइनस सीपी, ओके, तो 105 माइनस 108 मतलब ये 3 रुपीज़ हमारी लॉस की पोजीशन बन गई। करेक्ट? ये लॉस हो गया, हमको माइनस में आ गया। तो अब क्या होगा, अगर 1000 क्वांटिटी थी आपके पास तो 3000 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो मार्क टू मार्केट भी आपको फ्यूचर में मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं वेरी हाई रिस्क की, ऐसा होता है वो होता है, बट उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, प्रॉपर हेज किया जाए या आर्बिट्रेज में यूज़ किया जाए तो फ्यूचर इज़ द गुड वन। बट आपको उसके लिए पहले कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। देन हमारा आता है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेडेड। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सेटअप हुआ है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने ट्रेड सेटअप हुए हैं। ट्रेड कैसे सेटअप होते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है, इन दोनों के बीच में जो डील हुआ है ये एक ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, एक बायर है, मिस्टर ए बायर है, मिस्टर बी सेलर है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट सेटअप हुआ है ना, तो ये एक ओपन इंटरेस्ट है। तो जितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उस मंथ में बनेंगे आपस में वो उस मंथ का ओपन इंटरेस्ट होगा। फिर वॉल्यूम ट्रेडेड मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड हुआ है तो वो वॉल्यूम ट्रेडेड कहलाता है। देन प्राइस बैंड, तो प्राइस बैंड क्या होता है, प्राइस बैंड नॉर्मली ये भी प्री डिफाइंड रहता है एक्सचेंज से। एक्सचेंज क्या करता है कि कोई भी कंपनी कोई भी स्टॉक की अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले से ही डिसाइड कर देता है। ये इसलिए करता है ताकि वो ज़्यादा ब्रेक ना हो। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब ये क्या हो, ये किस पे डिपेंड करती है,
तो जो स्टॉक जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है उसके हिसाब से ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड होती है। कुछ स्टॉक्स की 5% की रहती है, कुछ स्टॉक्स की 10% की रहती है, कुछ स्टॉक की 20% की रहती है, कुछ स्टॉक्स की 15% की रहती है। तो ये प्राइस बैंड हो गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो पहले से एक्सचेंज डिसाइड कर देता है उसको हम प्राइस बैंड बोलते हैं। मतलब हायर और लोअर लिमिट्स को एक्सचेंज सेट कर देता है कि ऊपर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ऊपर जाएगा ये, और नीचे गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैरी। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है तो इसको हम एक सेपरेटली ही इसको पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है? जो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में जो रिलेशन होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं। ठीक है, और आप अगर इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहते, बस आप सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से समझना चाहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैरी का ये फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान रखिए। जो इंटरेस्ट पेड माइनस डिविडेंड रिसीव, ये कॉस्ट ऑफ कैरी होता है, नेट कॉस्ट ऑफ कैरी। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैरी एक्चुअल हम इसको ब्रेक इवन भी बोल सकते हैं, बट आप इसको इतना ही ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉस्ट ऑफ कैरी जो रहता है वो फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस में रिलेशन रहता है। ठीक है, और ये एक्चुअल हमको क्या बताता है ना, कॉस्ट ऑफ कैरी का मेन काम क्या होता है कि ये हमको फ्यूचर का ब्रेक इवन बता देता है। ठीक है, फ्यूचर का हमको ब्रेक इवन मतलब क्या होता है कि हमने कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब इस पर हमको कुछ चार्जेस लगते हैं, ब्रोकर ब्रोकरेज लेता है, ठीक है, एक्सचेंज टैक्स लेता है, फिर जीएसटी इस पे चार्ज होता है। तो ये सारे जो हैं ये चार्जेस हैं, ये आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लग रहा है। फिर अगर फॉर सपोज आपने ये 100 रुपये का शेयर खरीदने के लिए मार्केट से कुछ अमाउंट लिया है, कोई लोन लिया है आपने, है ना, तो इस लोन पे आपको कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो भी यहाँ पे ऐड होता है। तो इसलिए उसको वो सब यहाँ पे ऐड करने के बाद में हम फ्यूचर का ब्रेक इवन निकालते हैं कि हमको किस अमाउंट के बाद में एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो इसलिए यूज आती है, बाकी और तो ज़्यादा वैसे इसमें से कोई क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं उतने। ठीक है, देन वेट, ओके, अभी ये पोजीशंस हैं, डेरिवेटिव में कौन कौन सी पोजीशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ओपन पोजीशन, ओपनिंग अ पोजीशन, क्लोजिंग अ पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन और कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन। कैलेंडर स्प्रेड अच्छे से समझना, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आता है यहाँ से कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट ही कैलेंडर स्प्रेड से करती, बट पहले आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन समझना होगा। तो जो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग बताई थी, तो अगर फॉर सपोज आप बाय कर रहे हो तो इसको लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट सेल कर रहे हो तो इसको शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, देन ओपन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपने बाय किया है ना, और आपने अभी तक सेल नहीं किया, आपने अभी तक सेल नहीं किया, आपने कोई भी स्टॉक जो है ABC लिमिटेड का बाय कर रखा है बट उसको सेल नहीं किया, उसको होल्ड किया हुआ है, तो वो आपकी पोजीशन ओपन है। जिस दिन भी आप उसको सेल कर देंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, हमने जैसे ही बाय पोजीशन बिल्टअप करी तो इसको बोलते हैं ओपनिंग अ पोजीशन। ठीक है, और जिस दिन भी हमने इस पोजीशन को, हमको प्रॉफिट हुआ, हमने सेल कर दिया, उसको बोलते हैं क्लोजिंग अ पोजीशन। ठीक है, देन
ओपन पोजीशन, क्लोजिंग पोजीशन ये हो गया। अभी नेक्ड पोजीशन, नेक्ड पोजीशन क्या होती है? सो नेक्ड पोजीशन क्या होती है? ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपके पास कैश में कोई पोजीशन नहीं है, आपका कैश मार्केट में कोई स्टॉक की बाइंग या सेलिंग नहीं की हुई है, लेकिन तो भी आपने फ्यूचर में उस स्टॉक पे पोजीशन बना रखी है, तो उसको नेक्ड पोजीशन बोलते हैं। देन लास्ट वन इज कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। कैलेंडर स्प्रेड में क्या करते हैं? स्प्रेड से आपको समझ में आ रहा है छिड़काव या दूर दूर तक फैला हुआ, है ना, ऐसे ही कुछ। तो सेम उसी तरीके से फ्यूचर में भी इसको यूज किया जाता है कैलेंडर स्प्रेड को। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? जैसे कि 3 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है ना, और अक्टूबर, तो आप क्या करते हो कैलेंडर स्प्रेड में? अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाय पोजीशन बनाई है, सेम टाइम में आप सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल पोजीशन बना रहे हैं। तो ये जो 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में आपने 2 अलग अलग पोजीशन बिल्डअप की है, एक में बाय पोजीशन बिल्डअप की है एंड एक में सेल पोजीशन बिल्डअप की है। तो ये जो अलग अलग पोजीशन आपने बिल्डअप की है, इसको कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये कब होता है? जैसे कि फॉर सपोज अगर मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो ये कब यूज़ आता है? जैसे मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, दोनों तरफ घूम रहा है, बाइंग में भी घूम रहा है और सेलिंग में भी घूम रहा है, आपने बाय कर रखा है ना, और ये कंटिन्यूअस अपसाइड मूवमेंट कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो आपकी ये जो सेल पोजीशन है, इसके तो फेवरेबल नहीं है ये कंडीशन, बट आपकी जो बाय पोजीशन है उसके फेवरेबल है। तो इस केस में क्या होगा? जहाँ जितना आपको यहाँ पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उतना ही आप यहाँ पे लॉस ले रहे हो। तो ये क्या करता है कि आपका जो प्रॉफिट और लॉस है उसको इक्विवेलेंट कर देता है, नो लॉस नो प्रॉफिट देता है, ऑप्शन बना देता है। और इसके कारण आप क्या करते हो? नो रिस्क को कैरी करते हो अपने साथ में, आपको कोई रिस्क नहीं होती, और रिस्क ना होने के कारण ये लोअर मार्जिन को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये लोअर मार्जिन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि कैलेंडर स्प्रेड कैरी नो मार्केट रिस्क, हैंस लोअर मार्जिन्स आर एडिक्वेट। इसमें क्या लगती है? लोअर मार्जिन्स लगती है, लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करता है कैलेंडर स्प्रेड। आप चाहो तो इसको रट लो या कहीं पे लिख लो, ये क्वेश्चन 101% आता ही है। ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है? अगर कैलेंडर स्प्रेड किसी ने बनाया है तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन बनती है, इसलिए वो लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करता है, रिस्क कम होती है। सेकंड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैलेंडर स्प्रेड आप कैसे बना सकते हो? तो कैलेंडर स्प्रेड आप कैसे बना सकते हो? या तो आप अगस्त सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बना सकते हो, या सितंबर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बना सकते हो, इवन आप अगस्त और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में भी कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट में अब इसकी हम टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पोजीशन इन फ्यूचर ऑन द अंडरलाइन। मतलब अंडरलाइन एक ही होगी, अगर SBI पे कर रहे हो आप तो SBI ही, अगर रिलायंस पे कर रहे हो रिलायंस, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो निफ्टी ही होगी या बैंक निफ्टी ही होगी। ठीक है, तो सेम अंडरलाइन पे आप पोजीशन सेटअप करते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो और साइमल्टेनियसली अदर कॉन्ट्रैक्ट में आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो, तो इसको हम कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। ये लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देन मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी जो हमने ये पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, तो 25 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के आपको यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे इसी पर्टिकुलर इससे। ठीक है, एक तो आपको इनिशियल मार्जिन पे क्वेश्चन बन सकता है ना। हमने इनिशियल मार्जिन का देखा था कि 99% ये किस पे कलेक्ट की जाती है? वार पे कलेक्ट की जाती है, वैल्यू एट रिस्क पे कलेक्ट की जाती है। ठीक है, देन
कैलेंडर स्प्रेड, ये भी आप पढ़ लेना। कैलेंडर स्प्रेड का क्या था कि ये लोअर मार्जिन्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे लोअर मार्जिन प्लस आप इसका डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली दो कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बिल्ड कर पाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में बाय होता है और अदर कॉन्ट्रैक्ट में सेल पोजीशन होती है। इस बाय को लॉन्ग पोजीशन बोला जाता है। नॉर्मली एग्जाम में कहीं पे भी आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा, सब जगह आपको लॉन्ग वर्ड ही मिलेगा, और कहीं पे भी आपको सेल वर्ड नहीं मिलेगा, शॉर्ट ही मिलेगा, ठीक है। और हमने एक और चीज पढ़ी कि मार्जिन जो रहेगा, तो मार्जिन अमाउंट कैसा रहेगा, 10% मार्जिन रहता है टू 30% वेरी करता है। ये कैलकुलेट कैसे होगा, फॉर सपोज कोई स्टॉक है, उसका जो लॉट साइज है वो 1000 क्वांटिटी का है और शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर चल रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 1 लाख। तो 1 लाख का आपको हम मान लेते हैं 15% आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। ये हो सकता है क्वेश्चंस आपको आ जाए कि कितना मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। प्लस मैंने एक बिड और आस्क आपको बताया था, तो बिड एंड आस्क वाला भी आप अच्छे से रिवाइज करें, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। देन डायरेक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यहाँ से पूछ ली जाती है, ओके। और फ्यूचर की भी डायरेक्ट समटाइम्स डेफिनेशन पूछ लेते हैं, बट ये बहुत रेयरर होता है, इनडायरेक्ट वे में ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चंस तो मैंने ही आपको बता दिए। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से इस इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से ही कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पे ऑफ चार्ट, ओके, देन यूजेस ऑफ फ्यूचर प्राइसिंग और कमोडिटी, इक्विटी एंड करेंसी फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक को भी हिट करें एंड अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स करने को मिल जाए।